नमस्कार, मैं हूं मनोज मनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। हिमाचल में चुनावी बिसात पिच चुकी है। सत्ताधारी बीजेपी समेत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो राजनीति है। किसकी सत्ता रहेगी और किसकी जाएगी, या फिर सत्ता पर बैठी पार्टी फिर से सरकार में आएगी, ये सब जनता ही तय करती है, पार्टियां और उसके नेताओं के बयान नहीं। तो क्या चाहती है हिमाचल की जनता, और क्या हिमाचल में फिर से बीजेपी का भगवा फहराएगा? हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कामकाज से कितनी संतुष्ट है? ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों को लेकर इंडिया न्यूज ने हिमाचल की जनता का मूड भांपने की कोशिश की है। जनता ने जो जवाब दिया है, आज आंकड़े हमारे फैसला आपका के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। साथ ही अपने मेहमानों से भी मिलाएंगे और चर्चा भी करेंगे। इंडिया न्यूज ने यह सर्वे 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच किया है और इसका सैंपल साइज है 2847। तो हमने देश का मूड जानने की कोशिश की, हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कहती है हिमाचल की जनता इस विधानसभा चुनाव को। पहला सवाल क्या था जी? पहला सवाल क्या था, एक बार हम जनता के सामने आपको बताना चाहते हैं और बताएंगे। हमने पहला सवाल जो लोगों से पूछा वो सवाल था कि आखिर क्या है। जी देखिए, आप पहला सवाल था कि क्या आप हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार यानी कि बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं? लोगों का क्या जवाब रहा? जो हां कहने वाले लोगों की संख्या थी वो थी 64.49%, यानी कि बड़ी संख्या थी। इसके साथ साथ जो ना कहने वालों की संख्या थी वो 28.50, और जो लोग हम कह नहीं सकते या बता नहीं सकते वो आप नीचे देख सकते हैं 7.01%। तो सवाल क्या था, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आप हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार यानी कि बीजेपी के सरकार से संतुष्ट हैं? तो जो हां कहने वालों की संख्या थी वो 64.49%। आपको हम ये भी बताएंगे कि इसके पीछे के फैक्टर क्या है। लेकिन जो हमने देश का मूड जानने की कोशिश की हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर, वो एक बड़ी संख्या लोगों ने बताई। कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस मसले पर क्या कहते हैं। गुलरेज शेख जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ होंगे। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ होंगे। अंजनी राय आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अंजलि जी से। अंजलि, क्या कहेंगी आप? गुजरात दोनों तरफ जो जनता है त्रस्त है, परेशानियों से त्रस्त है। आपका ही सर्वे कहता है कि बेरोजगारी जो है एक मुख्य मुद्दा है। 10 लाख से ज्यादा जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं हिमाचल में। और होता क्या है कि जो एग्जाम देने जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस के जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं, और गुजरात में जब रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर 22 बार पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं। युवा जो इतनी मेहनत करते हैं एग्जाम में पास होने के लिए, आज वो हताश हैं कि उन्हें कहाँ इंसाफ मिलेगा। आउटसोर्सिंग से भर्ती जो ये कर रहे थे उसमें 110 फर्जी कंपनी जो आ गई और करोड़ों रुपए का उसमें जो है बेईमानी हुई, उसकी जो है जवाबदेही इन्हें देनी ही पड़ेगी। आज युवा जो है हिमाचल का वो आक्रोश में है। उसके बाद आपने बताया महंगाई का आलम ये है कि एक तरफ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग बेरोजगार हैं, किसान और बागवान भी नाराज हैं, सेब व्यापारी भी नाराज हैं, और दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ रही है कि 2 वक्त की रोटी खानी भी जो है वो मुसीबत हो रही है। चलिए, गुलरेज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज शेख से हम पूछते हैं कि आखिर जब हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की और लोगों ने अपनी राय दी, एक बड़ा आंकड़ा हमारे सामने मौजूद है, वो क्या मानते हैं? अगर ये आंकड़ा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? गुलरेज शेख, देखिए, इसके पीछे का कारण जो है वो विश्वास है, वो भरोसा है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन है। जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में से चुन के जो बनाया गया है वह है कि वो हमेशा उपलब्ध रहता है, उसमें घमंड नहीं होता, वो जनता में जाकर जनता की तरह रहता है, वो उन्हीं की तरह काम करता है, डोर के ऊपर आता है, वो मिलता है, वो काम करता है। आप ये बताइए कि पहाड़ी राज्य में यदि 43,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यदि पहाड़ी राज्य में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग तरस जाते थे वहां पर काम होता है तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। यदि बच्चों के लिए स्कूल उनके नजदीक होते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। यदि
इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप होता है कि सड़क पर जो गाड़ियों की टक्कर होती थी, जिससे जान जाती थी, वह कम होती है, तो लोगों में विश्वास बढ़ता है। यदि नई इंडस्ट्री लाई जाती है, चाहे वो वेपन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो, तो लोगों में भरोसा बढ़ता है। वो इस भरोसे का ही कारण है कि आज आपने देखा कि नरेंद्र, चलिए, आपने कहा कि भरोसा एक बड़ा मुद्दा है और भरोसा अगर है तो ये आंकड़े उस भरोसे में झलकते हुए दिखाई दे रहे हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अनुमा जी, आपके घोषणा पत्रों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। 5 लाख रोजगार देने की बात की गई है। इसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन है, चूंकि आजकल जहां भी कांग्रेस जा रही है पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रही है, उसका भी जिक्र किया गया है। बागवा खुद अपनी फसल की कीमत तय करेंगे, इस बात का भी जिक्र है। और बहुत सारी 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात की गई है। तो आपको इन तमाम घोषणा पत्र में जो जिक्र किया गया है, क्या उसके जरिए उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो हमने देश के मूड में लोगों से जाना है वो छोटा पड़ जाएगा? पहली चीज तो मैं बैठी हिमाचल प्रदेश में हूँ और यहाँ की जमीन पे रह के यहाँ को पढ़ रही हूँ, तो आपको ये बता दूं कि हमारे ओपीएस का ऐसा डर था कि भाजपा का आज चुनावी घोषणा पत्र जो जारी होने वाला था वही मुलतवी कर दिया उन्होंने। तो हमारा तो आपने घोषणा पत्र देख ही लिया है, 51 पेज का है और उसे हम प्रतिज्ञा पत्र की तरह, वचन की तरह ले रहे हैं। और उसमें ओपीएस की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके कारण आजकल भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया सेल है वो कुछ अजीब अजीब सी काम कर रही है। उसके बारे में तो खैर छोड़ देते हैं, लेकिन जयराम ठाकुर जी की आपने बात की तो उनकी तो इतनी लोकप्रियता है कि प्रधानमंत्री उनके नाम पर, उनके काम के नाम पर वोट ही नहीं मांग रहे। क्या आपने कोई एक सभा देखी है जिसमें बिना कांग्रेस को कोसे अपने काम के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे हों? आज उनकी मैं भाषण सुन रही थी और उसमें जब वो उन्होंने कहा कि हमने 2000 रुपए की खाद 200 रुपए में दी तो लोग बागों के हाथ से ताली तक नहीं बजी। और फिर बाद में वो कहते हैं कि मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिएगा। अरे भाई, काम पर वोट मांगिए, दिन भर कांग्रेस को कोस कोस के मानते। इतनी भ्रष्टाचारी सरकार है, यकीन मानिएगा। यहाँ का एक विधायक है, उसने अपनी पत्नी को लेक्चरर बना दिया। 4 और नेताओं ने अपने पत्नियों को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। अवैध उत्खनन की तो बात ही क्या कर लीजिए। पुलिस भर्ती की बात आप सुन ही चुके हैं। अभी तक लोगों को नहीं पता है, राजीव बिंदल इनके अध्यक्ष जो है, इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि पीपीई किट की जगह में रेनकोट खरीद डाला था उन्होंने। सैनिटाइजर घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो बड़ा बड़ा करोड़ करोड़ के आंकड़े बोलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। अरे भाई, आत्मा कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर की? आपने एम्स बनाया, लेकिन आज भी पेशेंट को अगर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला भेज देते हो तो आपने वहां सुविधाएं नहीं की ना। आपने लोगों को दिखाने के लिए मोरबी के पैटर्न में जल्दबाजी हर समय, तो आपके काम में क्वालिटी नहीं है और आप जल्दबाजी में सारे आपने उद्घाटन किए हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है। इन्होंने कहा था 69 हाईवे बनवाएंगे, नहीं बनवाया एक भी। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं मनोज जी, जो बाहर से आपके जो आपका जो ये सर्वे है, इसको मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इस सर्वे के आखिरी में एक बड़ी काम की चीज है। तो वो जब काम की चीज आएगी तब उस पर बात करूंगी मैं। बड़ा चलिए, तो बाकी के काम की चीजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि काम की बात आएगी तो मैं उसमें बात करूंगी। तो फिर अगला सवाल जब देश के लोगों से हमने पूछा कि हिमाचल को लेकर क्या मानते हैं, हिमाचल के लोगों को हमने पूछा कि क्या हिमाचल में जो वोटर हैं वो मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी से कितना प्रभावित होते हैं, क्योंकि हाल ही में 2022 में उत्तराखंड में चुनाव हुआ और यह माना जा रहा था कि उत्तराखंड में बीजेपी कमजोर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रभाव के कारण वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो यह सवाल हमने हिमाचल के लोगों से पूछा, देश के लोगों से पूछा, और जब पूछा तो क्या निकल कर आ रहा है आप देखिए। लोगों के क्या सवाल एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूं। क्या हिमाचल में वोटर मोदी से प्रभावित होता है? हां कहने वालों की जो संख्या है, और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी यही है, 71.65%, यानी कि एक बड़ी संख्या। और जो ना कहने वालों की संख्या है वो 19.72%, और कह नहीं सकते, यानी कि 8.63% कह नहीं सकते। अब जो सबसे बड़ा आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, यही वो आंकड़ा है जो बीजेपी की ताकत है, और यही वो आंकड़ा है जो बीजेपी को भरोसा देता है। जिस बात का जिक्र गुलरेज शेख कर रहे थे, तो ये जो 71.65% आंकड़ा था, कुछ ऐसा ही आंकड़ा जब हमने उत्तराखंड के चुनाव में उत्तराखंड का मूड जानने की कोशिश की तो इसी के इर्द गिर्द वो आंकड़ा निकल कर आया है, और यहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है। एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो मेरे पीछे आप आंकड़ा देख रहे थे, मोदी पर भरोसा है,
मोदी है तो मुमकिन है, जो आप चुनावी रैलियों में सुनते हैं, कुछ ऐसी ही बात हिमाचल में दिखाई दे रही है। गुलरेश साहब, क्या इसी के जरिए वैतरणी पार करने की कोशिश हिमाचल में? मनोज भाई, बड़ी स्पष्ट बात है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को भरोसा है। और अनुभा जी हंसेंगी, मैं मुझे कांग्रेस की बात नहीं, तो पूरी दुनिया में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे ना आप, फिलहाल तो हिमाचल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी सुन लीजिए, क्योंकि मेक्सिको के राष्ट्रपति ने एक प्रस्ताव दिया है कि यूएन में एक समिति बने जिसमें पोप रहे, जिसमें यूएन के सेक्रेटरी रहे और नरेंद्र मोदी रहे, और ये जो है ये दुनिया की समस्याओं को हल कर सकती है। उन्होंने ये विश्वास के साथ यूएन को लिखा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। एनीवेज, लेकिन आप ये देखिए कि हिमाचल में आपने नरेंद्र मोदी जी की रैली में लोगों का प्यार लबरेज होते हुए देखा, उनकी आंखें चमक रही थी, वो दिखी। ये दिखाता है, ये दर्शाता है, और यही जो चीज है उसका प्रतिबिंब आपके सर्वे में भी नजर आ रहा है। और ये कांग्रेस जो बात करती है ना, देखिए इन्होंने एक बात कही कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं अनुभा जी से पूछूंगा, मेरे ही राज्य से हैं, मैं इनसे ये पूछूंगा कि मैं अपना शब्द नहीं बोल रहा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की बात करता हूं। वो कहते थे, उन्होंने कहा था कि पैसा जो है वो पेड़ों पर नहीं उगता। तो मैं पूछना चाहता हूं, 51,000 करोड़ रुपया जो है वो वहां का टोटल बजट है हिमाचल प्रदेश का। और आप जो बात कर रहे हैं ना, 1500 रुपीज हर महिला को जो हेलीकॉप्टर स्कीम से आपको देना है भत्ता हर महीने का, तो वो पड़ता है लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर। यदि 51,000 करोड़ रुपीस, तो टोटल बजट में से आप 5,000 करोड़ एक ही योजना में दे देंगे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर खाद बनाओगे, आप एजुकेशन के ऊपर, आप हेल्थ के ऊपर क्या खर्चा करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये तो क्या है कि लोगों को रेवड़ियां बांट रो, और ये तो बांटते भी नहीं, झूठ बोलते। देखिए इन्होंने जो ये वचन पत्र और संघ की बात करी थी ना, ऐसा ही वचन पत्र इन्होंने राजस्थान को भी दिया था, मध्य प्रदेश को भी दिया था, छत्तीसगढ़ को भी दिया था। आज राजस्थान का किसान रो रहा है, राजस्थान का युवा देखिए बहुत दूर नहीं बैठी है लखनऊ से। लखनऊ में राजस्थान से 6 बसें भर के बच्चे आए थे, अनएम्प्लॉयड बच्चे, तो उनको वहां पर खूब कांग्रेस के दफ्तर में मारा गया। हुआ आए थे प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा से मिलने के लिए, जैसे तैसे यूपी पुलिस ने उनको बचा के वापस भेजा। तो ये तो स्थिति है इनके राज्यों में, राजस्थान का रेगिस्तान बना दिया है, वो बातें करते हैं सब किस्म की। तो कांग्रेस का काम क्या है पता है, झूठ बोलो राज करो, झूठ बोलो राज करो। अब लेकिन जनता उठ चुकी है। अनुमा जी, इसी बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे रैली में। जी मनोज जी, हमारे गुलरेज भाई है ना, वो बेचारे बहुत अच्छे हैं, और उनको समझ में नहीं आता, उनकी हीन भावना जब दिख के आती है ना, अच्छे तो हैं, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बेचारे हैं ये मुझे नहीं पता। सुनिए ना, उनकी हीन भावना इतनी निकल के आ रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो देश में रिवाज था, कांग्रेस की सरकारों ने 68 साल शासन किया, लेकिन हमेशा बजट से ज्यादा कर्ज कभी नहीं होने दिया। लेकिन मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, ये भी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, 2 लाख करोड़ का सरकार का बजट है और 3 लाख करोड़ का उसका कर्ज है। तो यही यहाँ हिमाचल में कर दिया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उसको बजट को ना ठीक से खर्च करना और उसकी रिसाइकलिंग करना नहीं आता है। और चूंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में रही हूं, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जब जो बात करती, इतने सालों देश चलाया, कभी भी बजट से ज्यादा कर्ज नहीं हुआ। लेकिन आज हम श्रीलंका की स्थिति में पहुंचे हुए हैं, देश की केंद्र सरकार में भी और अदरवाइज भी। इस प्रदेश का जो जब ये बना था प्रदेश, 71 में बना और 88 तक लाहौल स्पीति के आखिरी गांव में भी बिजली और सड़क पहुंच गई थी। जो मैं कह रही हूँ, इंटरनेट पे देख लीजिएगा। यहाँ वीरभद्र सिंह जी के नाम पे सबसे बड़ा रिकॉर्ड है प्राथमिक विद्यालय खोलने का, हर गांव में खुले। उसके कारण केरल के बाद हिमाचल का नंबर आता है। तो आप ये जरूर कह रहे हैं कि मोदी जी की सभा में और मोदी जी का असर पड़ेगा और नहीं पड़ेगा। भैया, हिमाचल के लोग इतने शिक्षित जरूर हैं कि वो अपने सरोकार समझते हैं और उन्हें मालूम है, वो प्रभावित नहीं होते। क्योंकि जो आपके आखिरी सवाल के जवाब में जो मैं कह रही हूँ ना कि आप सवाल पूछते जाइए, पर मैं बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने आंकड़े हैं। लेकिन अंजलि जी, इन दोनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी भी देख रही है। हिमाचल में आपको लगता है कि कोई रोशनी नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि जो आम जनता है उन्होंने दोनों पार्टीज को देखा है और निराश है।
आज हिमाचल का वोटर चुप है। मैं और भी चैनल्स देख रही थी, अधिकतर ये कहा जा रहा था कि वहां का वोटर चुप है, और चुप जब होता है वोटर तो वो परिवर्तन लाना चाहता है। परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किसके भरोसे? बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन परिवर्तन क्या अरविंद केजरीवाल के भरोसे परिवर्तन संभव है? बिल्कुल बिल्कुल, या मुद्दों के जरिए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक नई उम्मीद लेकर आया है देशवासियों के लिए। आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा था, किसी भी पार्टी ने ये नहीं सोचा था कि आम जनता को किस तरह से सम्मानजनक जीवन दिया जाए, किस तरह से उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि अच्छे स्कूल देने। आपने देखा हिमाचल में किस तरह से स्कूलों का हालत क्या है। डिग्री कॉलेज में 2-2 टीचर सिर्फ पढ़ा रहे हैं। आज तक इनकी जो है स्कूलों में या तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। और इसी तरह से हेल्थ सर्विसेज देखें तो आईजीएम हॉस्पिटल में एक बिस्तर पर 2-2 लोग जो है वो सो रहे हैं। तो ये मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दोनों पार्टी दे सकी। बिल्कुल, और शायद कांग्रेस को ये पता था कि जब आम आदमी पार्टी आएगी तो वो स्कूलों पर खास ध्यान देगी। अपने घोषणा पत्र में वो इस बात का जिक्र करेगी, इसलिए कांग्रेस ने भी कहा कि हम हर जिले में 4 इंग्लिश मीडियम यानी कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी बनाएंगे। अगला सवाल क्या था? हम रहें, आप रहें, मैं आऊंगा आपके पास तमाम मामलों बात करने के लिए, लेकिन अगला सवाल, जब हमने हिमाचल का मूड जानने की कोशिश की तो अगला सवाल टीवी स्क्रीन पे आपके सामने लेकर आता हूं और बताता हूं कि जो सबसे बड़ा होता है किसी भी चुनाव में, जो मुद्दा होता है वो सबसे बड़ा है। और हमने क्या पूछा कि हिमाचल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आखिर क्या है और किस मुद्दे के जरिए ये विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि देखिए 39.70% रोजगार, इसके साथ साथ महंगाई 31.17% और विकास की जो बात की जा रही है कि विकास का मॉडल क्या हो, उसमें 18.10% और कह नहीं सकते या पता नहीं है, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते क्योंकि चुनाव को लेकर चुप्पी भी साधी जाती है, तो वो 11.04% यानी कि रोजगार 39.70%। और यही वो मुद्दा है जिसके जरिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, विपक्षी पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही है कि आप जनाब आपने वादा तो इतना किया था। और महंगाई 31.17%, यह भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसके जरिए भी विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं जहां जहां बीजेपी की सरकार। और वाकई ये बड़े मुद्दे हैं, खासकर पहाड़ों में रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 5 लाख रोजगार देने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। गुलरेज साहब, अब तक जो बातें की जा रही थी, ठीक है मोदी है तो मुमकिन है, और जो जयराम ठाकुर साहब की सरकार है उसका भी एक अच्छा स्थिति है, लेकिन रोजगार और महंगाई, ये 2 मुद्दे हैं। और जब ये 2 मुद्दे आते हैं तो सवाल उठता ही है सरकार पर। नहीं, सवाल उठता है, उठना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि 43,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू द स्टेट बजट, एनुअल स्टेट बजट। तो जो एनुअल स्टेट बजट है उतना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां इन्वेस्टमेंट कराया हो। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली, इन तीनों का मिश्रण होता है रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार। तो स्वरोजगार हमने प्रदान किया है और ये आपके व्यूवर्स भी जानते हैं और ये वहां की जनता भी जानती है। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे ठाकुर साहब की सरकार हो या डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बैठी हो, इन दोनों से इसलिए ही प्रसन्न है। लेकिन मैं कांग्रेस से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं फिर अपने किसी नेता की बात नहीं कर रहा, आनंद शर्मा जी तो आप ही के नेता हैं, वहीं कहीं के हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने भी ये भत्ते वाली जो योजना की बात कर रहे हो ना, उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, उसको प्रश्न किया है। जवाब दूं? जी बिल्कुल, आचार्य जी जवाब दीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये इस हीन भावना पे मत रहिए। आनंद शर्मा जी कल मेरे साथ ही, मैं उनके साथ थी और उन्होंने मेरे सामने बोला है, जो आप कह रहे हैं उसका उलट बोला है उन्होंने। तो आप कल का उनका भाषण सुन लीजिए और आपको कुछ अब सुनिए। दूसरी बात सुनिए जो मैं कहना चाहती हूँ, सुनिए मनोज जी, आपको खास तौर पे बोलना चाहूंगी कि रिवाज देवभूमि हिमाचल की आत्मा में है। यहाँ की जो हिमाचलियत है ना, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आती है। यहाँ इसकी कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य और उसको बरकरार रखने की और संरक्षित रखने की हमारी प्रतिज्ञा है। उसके अलावा तीर्थ स्थानों का नवीनीकरण है, उसके लिए बजट होगा, अनुदान जो होंगे तीर्थ स्थानों को उसको डबल किया जाएगा, मानदेय डबल होंगे और देश के किसी एक स्थान की तीर्थ यात्रा का खर्चा
सरकार बुजुर्गों को एक परिचारक के साथ भेजेगी और उसका खर्चा 4 साल में एक बार उठाएगी। उसके अलावा यहाँ जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर एक हिमाचली हाट का, लेकिन अनुमा जी बीजेपी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तौर पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका उन्नयन कर ही रही है, उन पर खर्चा कर ही रही है, चाहे वो केदारनाथ हो, महाकाल हो, आपने देखा ही है। मनोज जी मेरी बात सुनिए, हिमाचली संस्कृति और परंपरा अलग चीज होती है, दिखावा अलग चीज होती है। और आपको तो मैं ये भी बता दूं कि यहाँ हमने तो पत्रकारों के लिए भी बहुत कुछ किया है, स्वास्थ्य सहायता योजना, सेवानिवृत्ति के लिए पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, और सचिवालय के साथ साथ हर जिला मुख्यालय में एक मीडिया सेंटर होगा। और विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क मतलब आपने किसी को नहीं छोड़ा, अपने घोषणा पत्र में आपने किसी को नहीं छोड़ा, सबको लेने की कोशिश की। आप भी यहाँ स्थायी तौर पे सेटल होने के लिए सोच सकते हैं। और ये चूंकि ऐसी भूमि है जहाँ परमवीर चक्र विजेता 2 हैं और उसके अलावा 1095 गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, तो हम उनके लिए भी युद्ध संग्रहालय खोलेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर अगर यही रहा, प्रदूषण का स्तर अगर यही रहा, तो सोचना पड़ेगा कि दिल्ली छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में अब सांसें बची नहीं है जो हालत दिखाई दे रहे हैं। अंजलि राय हमारे साथ मौजूद है। अंजलि जी, जब तक आपकी सरकार नहीं थी तो इसी पॉल्यूशन और प्रदूषण को लेकर हंगामा होता था, और अब आपकी सरकार है तो कहा जा रहा है कि जनाब अगले साल तक छोड़ा जाएगा। लेकिन जो सवाल है महंगाई और रोजगार, इसका जिक्र तो आपकी सरकार भी करती रही है, क्या इसके भरोसे आपकी सरकार कुछ उठाएगी कदम? आपकी घोषणा पत्र में आपको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल के लोगों को क्या भरोसा दिया? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि महंगाई और रोजगार जो है ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। मैंने शुरुआत में ये बात कही थी, और यहाँ पर कम से कम 10 लाख जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, और जब वो एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो पुलिस पेपर हो, लीक हो जाते हैं। गुजरात में 22 बार पेपर लीक हो जाते हैं, तैयारी करने के बावजूद वो हताश होकर बैठ जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, आउटसोर्सिंग भर्ती से घोटाले होते हैं, अपने लोगों को पीछे के दरवाजे से भर्ती कर दिया जाता है। ये सब कम से कम हम नहीं करेंगे, ईमानदारी से हम लोग नौकरियां देंगे, और जब तक नौकरियां नहीं मिलेगी 3000 रुपया उनको पेंशन दी जाएगी जिनके पास रोजगार नहीं है। ये हमने वायदा पहले ही किया है। जी, आपने वादा किया है, और लेकिन जनता को कितना भरोसा आपके वादे पे, ये तो परिणाम ही तय करेंगे जब परिणाम निकल कर आएंगे। लेकिन एक और सवाल मैं आपके पास आऊंगा, एक और सवाल, और वो सवाल है पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, उनके नेताओं को लेकर, क्योंकि अगर इसमें दांव चल गया तो समझिए कि आपकी गाड़ी, आपकी नैया पार हो गई। वो क्या था? आपकी राय में बीजेपी को, जी हां, आपकी राय में बीजेपी को हिमाचल में बड़ी टक्कर किससे मिलेगी? अब इसको सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी यानी कि एक प्रयोग के तौर पर वहां पहुंची है 5.81%। ये उपस्थिति है आम आदमी पार्टी की। और कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस 66.58%। ये कांग्रेस की स्थिति है। कह नहीं सकते और या बताना नहीं चाहते या कहना नहीं चाहते वो 27.62%। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत विकल्प के तौर पर अगर कोई पार्टी है, आपकी राय में बीजेपी को हिमाचल में बड़ी टक्कर कौन दे सकता है? ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो वहां पर आंकड़ा निकल कर आया कांग्रेस का, यानी कि जो सबसे ज्यादा राय निकल कर आई वो राय कांग्रेस को निकल कर आई, और वो 66.58%। अनुमा जी, उम्मीद की जा सकती है? बहुत उम्मीद है। उम्मीद क्या, ये तो आपको मैं बताऊं ना, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको बता रही हूँ कि पहले तो बीजेपी बहुत ज्यादा हल्ला कर रही थी कि मिशन रिपीट। जैसे ही उनको दिखा कि निर्णायक डिफीट, तो फिर वो कहने लगे रिवाज बदलेंगे, और हिमाचल रिवाज नहीं बदलेगा। यहाँ के लोगों को मालूम है विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में फर्क है। यहाँ विधानसभा चुनाव के लोग में विधायक ही उनका काम करेंगे या मुख्यमंत्री को काम करना होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि किसी तरह का नैरेटिव चला के इसे अपनी तरफ टेट करेगी, नहीं होगा। यहाँ का मतदाता, मैंने कहा, बहुत शिक्षित है, जागरूक है, उसे पता है हर 5 साल में अगर सरकार नहीं बदलेगा तो उसके हित जो हैं वो हट जाएंगे, मिट जाएंगे। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि डबल इंजन सरकार की कहानी ना बड़ी फेल सी कहानी है। हमारे मध्य प्रदेश में इनको पता है 25वां नंबर है हमारा शिक्षा में, और महिला अत्याचारों के नाम पे पहले दूसरे नंबर पे हुआ करते, कुपोषण में तो अव्वल नंबर है, नशे में अव्वल नंबर होते जा रहे हैं, युवाओं में बेरोजगारी और अवैध उत्खनन। हाँ, हिमाचल का ये एक बड़ा मुद्दा है। जैसे हमारे यहाँ पवित्र नर्मदा नदी की रेत ऐसे उखाड़ के ऐसे ले जाते हैं ये लोग कि नर्मदा नदी में अब इतनी बाढ़ आएगी
पर इसी तरह से हिमाचल पूरी तरह से प्राकृतिक संपदा से संपन्न है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पीछे से यहाँ पर भी वही अवैध उत्खनन करा रहे हैं, पेड़ों की कटाई, और उसके अलावा बिजली बनाने वाले राज्य में बिजली इतनी महंगी है, सीमेंट बनाने वाले राज्य में सीमेंट महंगा है। अभी एक चिट्टा कहते हैं, नशे का कारोबार को यहाँ चिट्टा कहते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रकोप है यहाँ। तो कांग्रेस ने उसके भी रिहैबिलिटेशन की बात की है और उसे खत्म करने की बात की है। और कांग्रेस का आप जो 10 गारंटी आप देखिए, गारंटी उसके शेख साहब जो आंकड़ा निकल कर आया उसके बाद अनुमा जी ने धारा प्रवाह बता दिया कि गाड़ी बहुत पीछे छूटने वाली है। देखिए, कांग्रेस बात ही करती है, बात करती रहती। तुम लोग का रिकॉर्ड आपका है, हमारा है ही नहीं। अनुबा जी मैं बीच में इंटरप्ट कहाँ किया था आपको ना बहन। देखिए, कांग्रेस की आदत है बात करो और शासन करो। सरकार चलाने में और जुबान चलाने में बहुत फर्क होता है और इस चीज को समझ चुकी है आज भारत की जनता, चाहे वो हिमाचल की हो, मध्य प्रदेश की हो या किसी और प्रांत की हो। अब आप बताइए ना कि 2 अंडे वो भी गंदे वाला स्थिति में आ गए हैं ये, कि एक तो इनके दो अंडे गांधी परिवार में रहते हैं और दूसरे जो 2 अंडे हैं, एक छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान, को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, रेगिस्तान बना दिया। आदिवासियों पे आप ज्यादतियां कर रहे हो, महिलाओं पे आप ज्यादतियां कर रहे हो, आपको शासन चला नहीं पा रहे हो, आपस में लड़ भी रहे हो। कभी सिंहदेव लड़ रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री से, कभी पायलट लड़ रहे हैं वहां मुख्यमंत्री से। तो क्या जनता क्यों भरोसा करे, कैसे भरोसा करे आपके ऊपर? तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात, अंजलि जी हमने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को सुना, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी थोड़ी कमतर देखी जा रही है। जनता जो राय दे रही है आम आदमी पार्टी को लेकर, हो सकता है कि गुजरात में आपकी स्थिति कांग्रेस से बेहतर हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो देश का मूड है, जो हिमाचल की जनता का मूड है, वो थोड़ा सा कम है। क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। दिल्ली में जब 2013 में हम लड़े थे तो उस समय जितने भी सर्विस थे हमें 0 दे रहे थे, 0 सीट, और हमारी आई कितनी थी 28, और अगली बार 66। तो ऐसा नहीं है कि सर्वेस हर बार सही होते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बहुत ज्यादा सीटें आएंगी। आप जो ये सर्वे दिखा रहे हैं, अभी हम इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जमीन पर हम लगे हुए हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, मुस्तैदी से बैठे हुए हैं और हमें अच्छे परिणाम की जो है आशा है। अच्छे परिणाम की आशा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों को जो मेरे साथ इस पूरी परिचय में बने रहे। और समय का अभाव है, इसलिए 5वां सवाल में भी पढ़ देता हूं कि हिमाचल में चुनाव में इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? और जो राय थी वो ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई देगी। सवाल में दोहराता हूं कि हिमाचल के चुनाव में इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? वो संख्या है 42.26% बीजेपी को। इसके साथ साथ कांग्रेस को 17.78% और आम आदमी पार्टी को 2.88%, और कह नहीं सकते वो 37.8%। ये बड़ा आंकड़ा इसलिए भी है क्योंकि 68 सदस्यीय विधानसभा में पहाड़ी स्तर में 90,000 तक बहुत सारी सीटें हैं, जहां पर टोटल वोटिंग 90,000 है और वहां पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम है। यानी कि राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार की नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये बड़ा कारण है, इसलिए हिमाचल में कुछ भी हो सकता है। हार जीत का अंतर बहुत कम है और ये अंतर बताता है कि परिणाम क्या कहेगा। लेकिन जो देश का मूड है, जो लोगों से हमने जानने की कोशिश की हिमाचल के सर्वे को लेकर, वो सर्वे आपके सामने है। फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे परमाणु बम की, क्योंकि परमाणु बम अगर चलेगा तो दुनिया हो सकती है खल्लास। लेकिन उसके पहले देश की कुछ बड़ी खबर।